हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी में तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जड़ तक पर। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलिए जल्दी से सेशन में जुड़ जाइएगा। आज हम शाम 6 बजे का सेशन आप सभी के साथ में लेकर आई हूँ। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जुड़ जाएंगे और फटाफट से अपनी कमेंट भी कमेंट बॉक्स में रख देंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह मॉर्निंग में 10 बजे हम घटना चक्र के जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए थ्री चलाए हैं PYQ की, यानी कि प्रीवियस विगत वर्षों में जितने भी सब क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो हम सभी आप सभी के साथ जीके जीएस और क्या है सामान्य अध्ययन के डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिव डेट्स के माध्यम से। ये आप सभी को पता होगा। शाम 6 बजे जो हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है वो चलता है यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो 50 क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करती हूँ। और ये जो हमारा टेस्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का होता है। और डेली शाम 6 बजे हम इसके साथ जुड़ते हैं आप सभी के साथ। तो आज हमारा जो टेस्ट नंबर है वो 40 नंबर का है। 13 टेस्ट पेपर मैं आप सभी को दे सकती हूँ। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सेशन में जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे कुछ वीडियो आपको लाइव सेशन में मिलेगी और कुछ वीडियो हम हमारी वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप क्या है अपना पूरा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा 1 से लेकर 13 तक। आज हमारे साथ जुड़ जाइएगा 14 के साथ अपनी तैयारी को देखने के लिए, अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए, खुद को जांचने के लिए। यह बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस में यूथ कॉम्पिटिशन घटना जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की है, यहाँ पर क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल के अध्ययन बार सोल्व पेपर है, यानी कि जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो आपके साथ क्या है यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ। और टॉप 50 क्वेश्चन हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि शाम 6 बजे आपको क्यों जुड़ना है, किस लिए जुड़ना है। तो जल्दी से एक बार सेशन को सभी शेयर कर देंगे। और जो हमारा टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे अपने टेस्ट की तरफ। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर जोड़ता पर। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत और आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी कि पहला क्वेश्चन आज का आप सभी के सामने आ गया है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारत में दीर्घकालिक राजकोष की नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। यानी कि भारत में ऐसे कौन से वित्त मंत्री थे जिनके द्वारा एक राजकोष नीति थी जिसको आप दीर्घकालिक राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं, किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। तो आप बताएंगे बीपी सिंह के द्वारा, पी चिदम्बरम के द्वारा, या डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, कि यशवंत सिन्हा के द्वारा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे कि हमारे जो टेस्ट पेपर है आज 14 नंबर का, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है। मुझे आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बीपी सिंह। ये हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। और ऐसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इकोनॉमिक्स के उद्देश्य से पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप सभी के सामने है कि भारत सरकार की राजकोष की नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है जब वो राजकोषीय नीति जारी करती है, बनाती है, तो कौन सा वह एम नहीं रखती है, वही आपको बताना है। पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतरराज्य व्यापार का नियमन, या धन एवं आय की नियोजित विवरण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि राजकोष की नीति को बनाते हुए इंडियन गवर्नमेंट कौन से उद्देश्यों को उसमें शामिल नहीं करती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, अंतरराज्य व्यापार का नियमन को वो शामिल नहीं करती है। पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का नियोजित वितरण, इस सभी पॉइंटों को यह ध्यान में रखते हुए राजकोषीय नीति को इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के 2। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्या है राजकोषीय नीति से संबंधित है। किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सभी के सामने मैंने रख दिए हैं। काफी आपको पता भी चला होगा, कुछ के डाउट क्लियर भी हुए होंगे और कुछ ने होते क्वेश्चन पहली बार भी देखे होंगे। तो चलिए ये थे हमारे पहले से रिलेटेड क्वेश्चन 2। आप सभी ने कर लिए होंगे, आपने अपना आंसर भी लगाया होगा। चलिए मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप सभी के सामने फिर से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप सभी के सामने है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप सभी को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर का देना है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, ऐसा कौन सा बंध है जिसमें आपको हाइड्रोजन बंध नहीं मिलेंगे। ऑप्शन है HF में, H2O में, NH3 में, या H2S में। तो ऐसे क्या होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर देकर बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बनेगा H2S में क्या है हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं, इसलिए
इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी बन जाएगा। देखिए HF H2O जिसको आप जल कह देते हैं, NH3 जिसको अमोनिया कह देते हैं। तो इन सभी में क्या आपको हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। एक बार सवाल पूछा गया था कि जल के अंदर ऐसे कौन से बंध होते हैं जो हमको जल क्या लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अगर जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते तो जल हमें लिक्विड अवस्था में नहीं मिलता, या बूंद बूंद में जो हमको इकट्ठा होकर मिलता है ना, वो सिर्फ कारण यही है कि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो हमको लिक्विड में पी लेते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन बंध नहीं होता तो कभी जल की बूंद जो है आपस में ऐसे बिखरी हुई रहती, लेकिन ये इकट्ठा जो हो जाती हैं, ये जो होती हैं ये हाइड्रोजन बंध के कारण ही होती है। ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के माध्यम से आपसे पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस के एग्जाम में। चलिए अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। यानी कि आपको बताना है जिसकी इलेक्ट्रो बंधुता सबसे ज्यादा होती है, वही आपको बताना है। क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फिर से सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्लोरीन होगी, फ्लोरीन होगी, हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला सबसे तत्व कौन सा है। तो आप बताएंगे क्लोरीन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं जिसे कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि FrCl Br I और 80। तो ये जो हेलोजन फैमिली के तत्व होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक होती है। तो आप देख पा रहे होंगे क्लोरीन की क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होगी। अगर क्लोरीन आंसर में नहीं होता तब आपका आंसर फ्लोरीन होता है, लेकिन आपको अगर क्लोरीन उत्तर में दिया है तो हम क्लोरीन को ही क्या है सबसे पहले आंसर करेंगे, उसके बाद फ्लोरीन को बताएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो क्लोरीन होगा, और क्लोरीन आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तब आपने उत्तर का आंसर क्या है क्लोरीन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एल्यूमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कि जब हम एल्यूमिनियम को बनाते हैं तो बहुत सारी उसमें अशुद्धियां रह जाती हैं, लेकिन उसको किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन है आसवन विधि के द्वारा, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि एल्यूमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा विद्युत अपघट्य विधि के द्वारा क्या है एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है। और एल्यूमिनियम का अगर हम आपसे पूछूं तो आप बताएंगे जो बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट जो होता है ना बॉक्साइट, ये क्या है एल्यूमिनियम का एक्स होता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। यूरोपा निम्न में से किसका उपग्रह है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है ये है ज्योग्राफी से। तो आप बताएंगे ज्योग्राफी नहीं तो ये इसको बोलते हैं, हाँ जल्दी से बताएंगे मुझे कि यूरोपा निम्न में से किसका उपग्रह है। मंगल का है, शनि का है, जुपिटर का है, यहाँ बताएंगे अरुण का है। तो फटाफट से मुझे यूरोपा निम्न में से किसका उपग्रह है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में इस सभी का उत्तर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही जवाब क्या बनेगा। तो मंगल का है, शनि का है, बृहस्पति का है या अरुण का है। तो आप बताएंगे यूरोपा जो है ये हो जाएगा हमारे बृहस्पति का उपग्रह। ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ज्ञानी मीड जो होता है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन यूरोपा भी क्या है बृहस्पति का उपग्रह है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आप सभी के सामने। आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूं कि फोमोस और डिवोस किसके उपग्रह हैं, तो आप बताएंगे मंगल ग्रह के हैं। टाइटन किसका हो जाएगा, आप बताएंगे शनि के ग्रह हो जाएंगे। और बुध और अरुण की जो होते हैं दो ग्रह से होते हैं जिनके पास ये उल्टे घूमते हैं, और बुध और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास अपने कोई उपग्रह नहीं है। तो ये सभी फैक्ट भी आप याद रखेंगे। लेकिन बृहस्पति का जो एक उपग्रह है यूरोपा भी है वो भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर के सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ना है और इसका आंसर भी आप सभी को करना है कि शरद विक्षुभ की स्थिति कब होती है। यानी कि शरद विक्षुभ की स्थिति कब होती है। ऑप्शन है 21 मार्च, 22 दिसंबर, 22 अक्टूबर या 23 सितंबर। तो शरद विक्षोभ की तिथि कब होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कर देंगे। तो जल्दी से मुझे इसका उत्तर करके बताएंगे कि हमारा उत्तर का सही जवाब क्या होगा। एक बार मुझे आप जल्दी से इसका उत्तर कर दीजिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही जवाब बनेगा 23 सितंबर को क्या है बस शरद विक्षोभ की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही आंसर बन जाएगा। और आपको पता होगा 21 मार्च को क्या है बसंत विक्षोभ बनता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन आपसे से ये पूछ सकता है, दोनों को याद रखना है। लेकिन शरद विक्षोभ की स्थिति कब बनेगी? 23 सितंबर को बनेगी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपको बोल कैनो टॉपिक होता है वहां से आया है कि मेयाना जल जल जो ज्वालामुखी होता है जिसको आप बोल कैनो कह देते हैं कहाँ पर स्थित है? मेयाना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में, म्यांमार में, फिलीपींस में, क्या इटली में? तो जल्दी से मुझे मेयाना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे। इक्वाडोर में है, म्यांमार में है, फिलीपींस में है, क्या आप बताएंगे इटली में है? तो मेयाना ज्वालामुखी ये पड़ेगा आपको फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। और फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला, और मनीला जो है फिलीपींस का जो लुजोन द्वीप पर स्थित राजधानी है, ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि लुजोन द्वीप पर किसका अधिकार है, तो आप बताएंगे फिलीपींस का अधिकार है, जिस पर आपको मनीला राजधानी भी मिलेगी फिलीपींस की। तो ये भी फैक्ट आप सभी याद रखेंगे। इटली में आपको एटना और बीसुबियस दो ज्वालामुखी मिलेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? यानी कि ऐसी कौन सी जल संधि है जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? आप बताएंगे मलक्का जल संधि है, सुंडा जल संधि है, युकाटन जल संधि है, या पाक जल संधि है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप सभी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, एक बार फिर से मुझे उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जनसंधि को आप मलक्का जनसंधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर के ए ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। पाक जलसंधि जो होती है ये भारत और श्रीलंका की जो बॉर्डर बॉडी होती है वहां पर होती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछे जाने वाला बार बार क्वेश्चन की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? जो ग्रैंड कैनियन बांध है वो किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है, नील नदी पर है, या सेंट लॉरेंस नदी पर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी मुझे एक बार कमेंट करके उत्तर बताएंगे कि ग्रैंड कैनियन जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर के। और आशा करती हूँ कि सभी के अभी तक क्वेश्चन सही चल रहे होंगे, सही सही आंसर दे रहे होंगे, और काफी अच्छी तरीके से आप अपनी भागीदारी भी कर रहे होंगे, और आप क्या है अपने आप को जज भी कर रहे होंगे। और साथ साथ में आपको क्या करना है कि 1 2 3 करके क्वेश्चन नंबर 50 तक गिनती लिख लेनी है। किसका आंसर क्या होगा ये भी आप लिखते चलेंगे, और बाद में अपना आकलन करेंगे कि आपने कितना सही किया कितना गलत, और कौन कौन से क्वेश्चन में आपको गलत फहमी हुई, कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट में गलत चले गए, वो सभी क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते लेकिन स्वयं अपना आकलन करने के लिए आप यह चीज कर सकते हैं, काफी आपको फायदा भी होगा और काफी आपको अच्छा भी लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बनेगा कोलोराडो नदी बनेगा। जाम्बेजी नदी आपको पता होगा, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध मिलेगा, और नीलबंध नदी पर आपको आसमान बांध मिलेगा, और सेंट लॉरेंस नदी भी आपको क्या यूएसए में मिलेगी। और लेकिन कोलोराडो नदी क्या है आपको यूएस और कनाडा की सीमा पर मिलती है। ऑप्शन नंबर के ए सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की मानव समय रेखा निम्न निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप मुझे बताएंगे जो भारत की मानव समय रेखा है जिसको आप 82.5 पूर्वी देशांतर कह देते हैं, तो ये कौन से राज्य से होकर गुजरती है ये आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत की जो मानव समय रेखा है इसको हम 82.5 पूर्वी देशांतर कहते हैं, और यह इलाहाबाद की जो है आपको नैनी जगह होगी, नैनी मिर्जापुर, वहां से यह गुजरती है, ये भी आपको याद होगा। और आपको पता होगा जो भारत की मानव समय रेखा है ये 5 राज्य से होकर गुजरती है, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन आ चुका है वहां पर मैंने आपको बताया था। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ में आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश, फिर आप याद रखेंगे उड़ीसा, फिर आप रखेंगे छत्तीसगढ़, और आप याद रखेंगे यहाँ पे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, और याद रखेंगे आपका झारखंड, नहीं आंध्र प्रदेश।
देखिए मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देती हूँ। आप याद रखेंगे, एक तो जाएगा यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों से क्या है, भारत की मानव सीमा रेखा गुजर कर जाती है। अब आप सभी के सामने ऑप्शन है, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? तो आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर के उड़ीसा क्या है, हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे 5 के 5 राज्य पूछे तो बता देना, अगर 1 बाई करके ऑप्शन में पूछे तब भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर करके बता सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन भारत मानव सीमा रेखा से बन सकते थे वो मैंने आप सभी के सामने रख दिए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, कैप कैमोरिन है, इंदिरा कोल है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मेन लैंड का सबसे साउथर्न पॉइंट कौन सा है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में सभी का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते समय अगर आपने गलती की तो आपका क्या क्वेश्चन में गलत हो सकता है। ये था हिंट। आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट है, कैप कोमोरिन है, इंदिरा कोल है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब आ रहा है कैप कोमोरिन। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो कन्याकुमारी को आप कैप कोमोरिन बोल देते हैं, और ये तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जिसको आप क्या भारत की मुख्य भूमिका या मेन लैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे इंदिरा पॉइंट क्यों नहीं होगा? इंदिरा पॉइंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मुख्य भूमिका पूछ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आप कहते इंदिरा पॉइंट, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा कोल। ये भारत का मुख्य भूमि है, जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा इंदिरा इंदिरा कोल सबसे पूर्व उत्तरी बिंदु। तो आपको ये याद होना चाहिए। जो हमारा सबसे बेस्ट का जो हमारा पॉइंट है वो मिलेगा गोरमाता, और पूरब का मिलेगा आपको किबिथु, जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर की भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, फटाफट से आपको उसको बताना है, और बताने के बाद क्या अपने क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मूलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जो मूलिंग ला दर्रा है वो किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन है सिक्किम में है, मणिपुर में है, उत्तराखंड में है या लद्दाख में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या बन जाएगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर कर देंगे कि मूलिंग ला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब करेंगे तो आप बताएंगे उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी को आंसर तो पता चल गया है कि उत्तराखंड हमारा सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में इससे अतिरिक्त 3 दर्रे उड़ाते हैं, वो भी आप याद रखेंगे। नीति दर्रा, ये भी आप याद रखेंगे। मान दर्रा, माना दर्रा भी बोल देते हैं, लिपुलेख दर्रा, ये 3 दर्रे भी और आप याद रखेंगे, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा से पूछे जाते हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के माध्यम से। इंडियन ज्योग्राफी में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारे 13वें क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगली स्लाइड पर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर लगाना है। और ये क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर के माध्यम से बहुत ही इंपोर्टेंट है, और ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पर पाई जाती है? क्योंकि समुद्री गाय पर आपको पता होगा बहुत ज्यादा से इसकी मात्रा में कमी हो गई थी। तो जिस राज्य में ये खाड़ी पड़ती है वहां पर ये पाए जाते थे, और उन सरकार ने क्या है इनको चलाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया था। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से याद करेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा से टेंडेंसी है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और आगे भी इसके पूछने जाने की बहुत ज्यादा से संभावनाएं हैं। ऑप्शन है सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या चंद्रिका वन प्राणी अभ्यारण्य। तो जो संकटापन जीव है समुद्री गाय कह देते हैं, वह कहाँ पर पाई जाती है? 4 ऑप्शन आप के सामने है। फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी राइट आंसर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप बताएंगे सुंदरबन है, मन्नार की खाड़ी है, खंबाती खाड़ी है, चंद्रिका वन प्राणी अभ्यारण्य है। तो आप सही जवाब दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मन्नार की खाड़ी होगा। वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छे से सही जवाब आता हुआ। आप कुछ अगर आप पूछो कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में पाई जाती है। और तमिलनाडु में ही मन्नार की खाड़ी पाई जाने पर तमिलनाडु सरकार ने क्या है प्रोजेक्ट चलाया था समुद्री गाय के लिए, कि ये अच्छे से चलती रहे और काफी अच्छे से क्या है वहां पर इनका पालन पोषण हो, और इनकी मात्रा में जो कमी आई है वो कमी ना आए। तो चलिए ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्री गाय
ये समुद्री जीव है क्या स्तनपायी जीव है? तो आप बताएंगे जो समुद्री गाय है ना, ये एक मैमल्स है, इसको आप क्या है स्तनधारी की श्रेणी में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था समुद्री गाय किस कैटेगरी में आती है, तो आप बताएंगे ये स्तनपायी है जिसको आप मैमल्स की श्रेणी में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा गया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस फैक्ट को साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निमाड़ी निम्न में से किसकी फसल है? गाय की है, भैंस की है, बकरी की है या भेड़ की है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी मुझे एक बार कमेंट करके उत्तर बताएंगे। और इससे संबंधित एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगी, और जो है बहुत ज्यादा से स्टैटिक की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? गाय की है, भैंस की है, भेड़ की है, बकरी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। आप बताएंगे निमाड़ी क्या है, गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। और गाय को क्या है, हमारे वेदों में अघन्य कहा गया। अघन्य का शाब्दिक अर्थ होता है मानने योग्य नहीं है जो पशु। तो ऑप्शन नंबर के ए निमाड़ी किसकी किस्म हो जाएगी, नस्ल हो जाएगी? आप बताएंगे गाय की। ऑप्शन नंबर की हमारा सबसे सटीक उत्तर होगा। एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन आता है कि निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो निमाड़ी मिर्च महोत्सव जो होता है, ये आपको पता होगा, ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी अगर मान लो आपने याद कर लिया कि निमाड़ी क्या है, किसकी नस्ल है, गाय की, अगर ये क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, अगर वहाँ पर कुछ और उल्टा पुल्टा करके देते हैं तो आप क्या है गाय वहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ऐसा मत करना। जो निमाड़ी मिर्च महोत्सव है वो क्या है मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। और इस स्टैटिक के लिए क्या है फैक्ट है। आप दोनों फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जैसे पूछे आप अपना क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस लोहा अयस्क पर लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, यानी कि ऐसा कौन सा लोहा अयस्क होता है जिसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। देखिए आज मैं आपको जो लोहे के 4 मात्रा पाई जाती हैं अयस्क की, मैं इनको आप सभी को याद करने की ट्रिक बताऊंगी। इस ट्रिक से क्या है आप याद रख सकते हैं, और यह जो ट्रिक होगी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन पहले आप मुझे बताएंगे कि लोहे अयस्क का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें क्या है लोहे के क्या है सर्वाधिक अंश पाए जाते हैं। फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर करके बताएंगे। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में सभी के सही उत्तर आ रहे हैं। जो आप बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब, आप बता रहे हैं मैग्नेटाइट जो है इसमें लोहे का वो अयस्क है जिसमें क्या है सर्वाधिक मात्रा में लो आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक हो जाएगी, मैं आपको बता देती हूँ। वो ट्रिक क्या बनेगी, उत्तर का जो है हमारा ऑप्शन नंबर के सी। याद करेंगे आप कि हेमा मालिनी से लोहा लिया, मथुरा की सांसद हैं। देखिए हेमा मालिनी से हो जाएगा हेमेटाइट, से हो जाएगा सीडेराइट, लोहा से हो जाएगा लोहा, और लीमो से हो जाएगा लिया से हो जाएगा लिमोनाइट। लिमोनाइट तो आप क्या है, और देखिए हेमा से हेमेटाइट, और आपको मानिनी बना ना, मानिनी से हो जाएगा मैग्नेटाइट। हेमा से हेमेटाइट, मानिनी से मैग्नेटाइट, सीडे से हो जाएगा सीडेराइट, और लिया से हो जाएगा लिमोनाइट। और ये किसके अयस्क है, लोहे का। तो आपको ये भी याद नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी कि किसका है, ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि किसका है। तो हेमा मालिनी से लोहा लिया, ये आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। इससे आपको हीरे जो लोहे के आपको 4 आयरन अयस्क होते हैं ये सभी आपको याद हो जाएंगे। लेकिन सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे मैग्नेटाइट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर के सी सही उत्तर होगा। इस लाइन को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे कि परमाणु क्रमांक 20 वाले जिनमें 20 परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो आपको तब बताना है। आप बताएंगे 2 8 10 की फॉर्म में, 2 8 8 2 की फॉर्म में, 12 10 8 की फॉर्म में, या आप बताएंगे 2 6 2 8 4 की फॉर्म में। तो जिसका परमाणु क्रमांक 20 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करके बताना है। तो आप बताएंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन के बनने की जो प्रकार होता है वो बनेगा 2 8 8 2। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, और आपने केमिस्ट्री में यह बहुत अच्छे माध्यम से सीखा होगा। और क्या है जब केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं हाई स्कूल इंटर में, तो सबसे पहले जो आपकी जो क्लासेस होती है पाठ्यक्रम में जो पाठ रखे जाते हैं उसमें क्या सबसे पहले यही होता है
कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया जाता है, किस प्रकार से आप भरते हैं। और KLMN आपने याद रखा होगा, 2n की पावर से आप क्या है इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को उसी माध्यम से क्या है इनके कॉक्स में भर देते हैं। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो बिहार एस्टेट का पेपर हुआ था, बिहार एस्टेट का पेपर जो साइंस ग्रुप का पेपर था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं यह पेपर देके आई थी। तो जो मेरी मतलब मेरी वाली पाली थी, उसमें यह 26 तारीख को 26 जून को यह 26 मई को यह क्वेश्चन पेपर आया था और मेरी ही पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये मत पूछिएगा कि यह आपको यूपी पुलिस में फायदा करेंगे, ये आपको वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा से फायदा करेगी ये सीरीज। ऑप्शन है समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा, या ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 18 का आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे, जो वाहनों के साइड मिरर होते हैं किस दर्पण का यूज किया जाता है। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन का उत्तर करके बताएंगे। तो आपको पता होगा जो आपको साइड मिरर होते हैं, कार में जो साइड मिरर लगा होता है, इसमें क्या होता है जो जितनी पीछे की चीजें होती हैं वो सभी क्या है इसमें छोटे छोटे प्रतीक के माध्यम से दिखाई देती रहती हैं। यानी कि ऐसा कौन सा लेंस है जो वस्तु को छोटा करके बहुत ही छोटे से स्पेस में दिखा देता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप अपने क्वेश्चन के सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो आपको पता होगा जो अवतल दर्पण होता है, ये क्या है वस्तु को बहुत ही छोटा करके एक छोटे से चीज भी ही दिखा देता है। तो जो वाहनों के साइड मिरर होते हैं उसमें जो आप मिरर का यूज करते हैं उसमें उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, जिसको आप क्या है कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी कह देंगे। ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब हो जाएगा। अवतल दर्पण का इस्तेमाल आप वहां पर करते हैं कि छोटी वस्तुओं को जो वे होते हैं ना, ये क्या होता है बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाएगा, और जो अवतल दर्पण होता है जिसको कॉन्वेक्स मिरर मिरर बोलते हैं, ये बड़ी वस्तुओं को क्या है जो है छोटा करके दिखाता है। ये भी पर इसका अवतल दर्पण का यूज क्या पर होता है, जो आंख नाक दांत कान के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसका यूज करते हैं। सबसे ज्यादा तो डेंटिस्ट इसका यूज करता है, आपने देखा भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। यानी कि ऐसी कौन सी तरंग है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव भी कह देते हैं। परासरभ्य तरंगे हैं, अल्फा किरणें हैं, कैथोड रे हैं, या एक्स किरणें हैं। तो निम्नलिखित में से जो आपको चार ऑप्शन में किरणें दी गई हैं, आपको इसमें से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव पहचाननी है। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव उनको बोलते हैं जिनको चलने के लिए क्या है माध्यम की जरूरत होती है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मुझे अभी तक तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जो आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 तक आपके पास मुझे लगता है कि आपका 70+ अभी तक चल रहा होगा मार्किंग, तो सही सही यहाँ पे सवाल बन रहे होंगे, एक दो क्वेश्चन में आपको लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने आ गया कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। यानी कि जो दृश्य जो विजुअल रे होती हैं, समझ रहे हैं, विजुअल रे की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, वही आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताना है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो आप बताते हैं रोटजन ने। उसी प्रकार क्वेश्चन बना है जो विजुअल रे होती हैं उनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन है मार्कोनी के द्वारा, हर्सले के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, कि रीटर के द्वारा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि विजुअल किरणों की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो आप बताएंगे, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा विजुअल किरणों की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, न्यूटन। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो तरंगों की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आप याद रखेंगे मार्कोनी के द्वारा क्या है रेडियो तरंगों की खोज की गई थी। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ द स्टेट में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। केवल राज्य है, यानी कि कौन सम्मिलित होते हैं। जो आपको भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 है जिसको कहते हैं इंडिया शैल बी ए यूनियन, वहां पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यह वहां पर लाइन लिखी हुई है।
यानी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और भारत ही क्या है, इंडिया है, और इंडिया ही भारत है। तो इसमें से कौन 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 शामिल होता है? केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, या संपूर्ण भारतीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या बनेगा? तो आप बताएंगे केवल इसमें राज्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर के हमारा सही जवाब हो जाएगा इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे हाई में, या कोलकाता में? तो 1923 का जो झंडा सत्याग्रह था, या उसको आप ध्वज सत्याग्रह भी कह देते हैं, किस शहर में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सही उत्तर क्या बनेगा? आप बताएंगे नागपुर में किया गया था। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर के ए हमारा सही जवाब बन जाएगा। आई होप आप सभी के अभी तक क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन में आपको परेशानी आ रही है, कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगी कि जब हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सभी मुझे क्या है, अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने गलत किए, कितने सही किए। और जितने हमारे डेली के स्टूडेंट जो हमसे जुड़ते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी हमारे सेशन के साथ नए बच्चे जुड़ेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। उसको परिवार का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ आपको करना क्या है कि हमारे चैनल पर जाना है और सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना है, और जो आपको बेल आइकन का पॉइंट मिलेगा उसको भी क्या है, टन से दबा देना। जो भी हमारी क्लास का नोटिफिकेशन होगा, कुछ भी अपडेट होगी, वो आपके पास के नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया था? यानी कि तमिलनाडु जो सरकार थी, उसने केंद्र राज्य के संबंध को सुधारने के लिए एक राज्य मन्नार समिति का गठन किया था। उस समिति का गठन कब किया गया था? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 के जो ऑप्शन है, 1965 में, 1970 में, 1989 में, या 1988 में? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बनेगा 1970 में क्या है, राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और वो किस लिए किए गए थे? केंद्र राज्य सुधार के लिए, केंद्र राज्य संबंधित सुधार के लिए यह समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब बनेगा। अब आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो राज्य मन्नार समिति है, इसका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे इसका संबंध किससे हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंधों के सुधार से। तो कभी कभी क्वेश्चन उस में पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे सन के माध्यम से भी पूछा जाता है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो राज्य मन्नार समिति का गठन है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा किस प्रस्ताव पर यह गठित की गई थी? तो आप बताएंगे कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो 3-4 क्वेश्चन आपको इस फैक्ट से मिलेंगे। तो आप मैं चाहूंगी कि सभी फैक्ट को आप वन बाय वन करके अभी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा शॉर्ट नोट के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? यानी कि ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी? क्योंकि आपको पता है कि भारत में 3 बार क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। वह कौन सा काल था जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी? 1965 में, 1962 में, 1971 में, क्या 1975 में? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब बनेगा, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करेंगे। तो आप बताएंगे 1965 में क्या है, आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता होगा 71 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, 62 में हमारा चीन से हुआ था, 75 में क्या है, हमने क्या है, बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य देश में बनाया था। तो हमारा क्या फिर से पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो 71, 62 और 75 में हमारे 3 बार क्या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। लेकिन 1965 में आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? यानी कि आपको पता होगा अधिकतर ऐसा होता है, जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा का जो नेता होता है वहीं से क्या है, उसको चुन लिया जाता है। लेकिन बहुत बार हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है कि जो प्रधानमंत्री बने वो राज्यसभा से चुनकर आए हैं। तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन है, ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। फटाफट से मुझे क्वेश्चन का सही उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हमारे क्या है, प्रधानमंत्री तो बने हैं लेकिन लोकसभा से नहीं, कहाँ से, राज्यसभा से। वो 4 के नाम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हो जाएंगे इंदिरा गांधी, एक हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, एक हो जाएंगे आपके इंद्रदेव गुजराल, और एक हो जाएंगे एच.डी. देवगौड़ा। जो क्या है, ये 4 के 4 जो प्रधानमंत्री बने हैं, ये लोकसभा से ना बनकर के राज्यसभा से बने हैं। इन चारों के नाम आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कभी कभी क्या है, आपको कुछ तो दे देगा लोकसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री के नाम, और कुछ दे देगा आपको
राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री के नाम। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कौन राज्यसभा से बने, कौन लोकसभा से। तो लोकसभा से बनने वाले तो बहुत सारे हैं। और जो हमारी वर्तमान लोकसभा गठित हुई है 18वें क्रम की, उसमें भी क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, लोकसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री है जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंद्रदेव गुजराल और एच डी देवगौड़ा, चार मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं, ये यहाँ को राज्यसभा से बने हैं। चारों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है कि राज्यसभा कहेगी कि संसद को कि वो राज्य सूची पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? क्योंकि आपको पता होगा राज्यसभा क्या है, जो राज्य सूची होती है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य का ही होता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो कहेगी कि संसद को एक राज्य सूची पर आप कानून बनाइए। तो वह कौन से आर्टिकल के तहत कह सकती है? अनुच्छेद 248 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत, आर्टिकल 250 के तहत या आर्टिकल 251 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सही जवाब बनेगा। तो आप सभी का सही उत्तर आता हो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर के बी, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा क्या है, संसद को आदेश देगी कि वह राज्य जो सूची के विषय पर क्या है, कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस स्लाइड में दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगी इन दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ स्क्रीनशॉट अपने रख लेंगे, या साथ ही साथ क्या आप अपने शॉर्ट नोट बनाते चलिए। एग्जाम पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा किफायती होंगे। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको आप क्या है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस एमएसपी की अवधारणा किस समिति के द्वारा की गई थी? यह क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले सेशन में, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे बहुत बार रिपीट हो चुका है। और आपको पता होगा पैट के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया था, यूपी पैट का जब एग्जाम हुआ था। ऑप्शन है रंगराजन समिति, विमल जालान समिति, स्वामीनाथन समिति के, लक्ष्मीकांत झा समिति। तो एमएसपी की जब अवधारणा है वो किस समिति के द्वारा दी गई थी, जिसको आप क्या है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा सही जवाब बनेगा आप बताएंगे। लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा क्या है, एमएसपी को निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आप सभी ने सही उत्तर दिया, और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आपको जितना भी पिछले सेशन में बता दिया जाता है आप सभी को याद रहता है, और वह आने वाली जो हमारी सीरीज होती है उसमें आप रिकॉल भी कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे कि भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? 2004-5 में, 2005-6 में, 2017-18 में, कि 2009 और 10 में? तो आप बताएंगे भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा सही जवाब बनेगा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी, 2005 और 6 में क्या है, जेंडर बजट को पेश किया गया था। तो क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे उत्तर का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में या देश विदेश में जो भी पहली बार होता है वो एग्जाम में स्टैटिक के फॉर्म में रख के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बना देता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। भारत में पहली बार जेंडर बजट जो पेश किया गया था वो 2005 और 6 के जो साल था उसमें क्या है, ये रखा गया था वित्तीय वर्ष के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुआयामिक गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं किया जाता है? यानी आपको पता होगा कि बहुआयामिक गरीबी सूचकांक आता है तो उसमें कौन कौन से आयाम शामिल होते हैं, कौन कौन से नहीं। तो आपको नहीं वाला बताना है कि कौन सा आयाम शामिल नहीं होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, खुशहाली, क्या जीवन निर्वाह स्तर? जल्दी से मुझे बताएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसमें किस किस आयामों को शामिल करते हैं, किस किस को नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बनेगा उसमें खुशहाली यानी हैप्पीनेस को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसमें हेल्थ को, एजुकेशन को और पर कैपिटा इनकम यानी कि उसके जीवन निर्वाह का स्तर क्या हो जाएगा, यानी कि उसकी जो लिविंग इंडेक्स, जो लिविंग स्टाइल है वो कितना अच्छा है कितना नहीं, उसको भी यहाँ शामिल करते हैं, लेकिन हैप्पीनेस को शामिल नहीं करते। ऑप्शन नंबर का सी क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? यानी कि अदृश्य का मतलब छिपा हुआ, निर्यात का अर्थ क्या है? सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तु और सेवा दोनों का निर्यात, या तस्करी के सामान का निर्यात। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा जो सेवाओं का निर्यात होता है उसको क्या है, अदृश्य निर्यात कहते हैं। मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं, वहां पे आप कोई आपको पानी देता है, यानी कि किसी ने आपने कहा किसी को पानी दे दीजिए, वो अगर आपको पानी देगा तो पानी तो आपको दिखाई दे किसी ने पानी दिया,
लेकिन वो पानी जो व्यक्ति लेके आया, जो उसका भाग छिपा हुआ था, जो उसका सम्मान छिपा हुआ था, जो आपको डिलीवर करता है, वो जो उसके बीच में जो काम होता है उसको आप मतलब सेवा बोलेंगे, लेकिन वो सेवा जो है छिपी हुई होती है। तो अदृश्य निर्यात किसे कहते हैं? सेवाओं का निर्यात, जो आपकी सेवा की जाती है वो अदृश्य निर्यात में आती है। ऑप्शन नंबर का सही जवाब होगा। मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, तो काफी अच्छे से आपने इसको समझ भी लिया होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 है। तो ये आपको मैंने बता दिया है, इसका आंसर सी होगा और इसका आंसर भी क्या ए हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, क्वेश्चन आपको रिकॉल हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, फिर से दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, इसका भी सी होगा, इसका भी ए होगा। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या है आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य विद्रोह सभाओं को रोकने का जो अधिनियम था 1908 में लाया गया था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में। क्या समाचार पत्र जिसपे अपराधों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए अधिनियम 1908 में लाया गया था? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के, जो राजद्रोह राजसभाओं को रोकने के लिए जो अधिनियम आया था वो 1908 में नहीं आया था। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सटीक उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर के, बाकी तीनों क्या ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940 में, 41 में, 39 में, या 42 में? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 32 का सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे 1940 में क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले जो व्यक्ति बने थे, प्रणेता थे, वो बने थे विनोबा भावे, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त गुप्त। ये क्या है तीनों व्यक्ति के नाम पूछ लेता है, कभी कभी पहले पूछते हैं, कभी कभी दूसरे पूछता है, और कभी कभी क्या है तीसरे प्रणेता कौन थे वो भी आपसे एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किस बार शुरू हुआ था? 1940 में, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि त्रिपुरी था संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर संकट डिस्प्यूट हो गया था महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस किसी और को बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे जो वो बने थे वे कोई और बने थे। लेकिन इसमें क्या डिस्प्यूट हो गया था, तो जो हमारे वे थे सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने क्या है अध्यक्ष पद से क्या इस्तीफा दे दिया था। तो कौन बने थे वही आपको बताना है। अब्दुल कलाम आजाद बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे, या सरदार पटेल बनेंगे? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हेन स्वांग की भारत यात्रा के समय जो कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? यानी कि जब हेन त्सांग भारत में आया था, जो चीनी राजकुमार था, तो उस समय सूती वस्त्रों का उत्पादन किस शहर में होता था? काफी फेमस शहर था, वाराणसी थी, मथुरा थी, पाटलिपुत्र थी, या गया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे, ये हमारा सही जवाब जो हो जाएगा। उस टाइम पे सूती वस्त्रों की जो राजधानी थी वो था वाराणसी, ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। हेन स्वांग जब भारत में आया था उस समय सूती वस्त्रों का जो उत्पादन तो प्रसिद्ध शहर था वो था वाराणसी, ये आप याद रखेंगे। और हेन त्सांग किसके शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव हैं, क्षेमेंद्र हैं, कामेंदक हैं, या शूद्रक हैं? तो कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे। सोमदेव, क्षेमेंद्र, काम कामंदक, या शूद्रक? तो आप बताएंगे कथा सरित सागर के रचयिता बनेंगे ऑप्शन नंबर के सोमदेव। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए सोम रस होता है, सोम रस देवताओं के द्वारा पिए जाने वाला एक मादक पदार्थ होता है जिसको आप सोम रस कहते हैं। आप बताएंगे कि सोम रस पीने के बाद क्या है, कथा का वर्णन कर देना, सारी कथा को व्याख्या कर दी, जो भी आपके राज छिपे हुए थे। शराब पीने के बाद क्या है, आप सभी कोई भी राज नहीं रहता, सब उसको बता देते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सोम रस पीने के बाद सारे की सारी कथा और राज के माध्यम से आपने कह दी है। तो इसी मतलब थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा। अगर आप इसे नोट करके इसको याद करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 36 आप सबके सामने है कि कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल है
जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यानी कि ऐसा हड़प्पा स्थल कौन सा है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था? बनावली है, चंदहुदड़ो है, बनावली है या धोलावीरा है। तो हड़प्पा स्थल जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 36 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। बनावली है, चंदहुदड़ो है, कालीबंगा है, धोलावीरा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, कालीबंगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर है और मुझे आशा है कि आप सभी ने सही उत्तर किया है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलेंगे कि उदयन किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का था, सुनाग वंश का था, हर्यक वंश का था या नंद वंश का था? तो क्वेश्चन नंबर 37 से संबंधित सवाल मैंने आप सभी को, जो अजातशत्रु से संबंधित क्वेश्चन आया था वहां पर मैंने आपको यह क्वेश्चन भी शामिल किया था कि उदयन किस वंश का शासक था। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है और मैं चाहूंगी कमेंट बॉक्स में सभी के सही उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब बनेगा हर्यक वंश, जिसको आप पितृहंता वंश भी कह देते हैं। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे बिंबिसार क्या है हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र उदयन क्या है, ऐसे ही शासक बने हैं और इसको पितृहंता वंश भी कहते थे क्योंकि पिताओं की हत्या करके क्या है गद्दी को प्राप्त किया गया था। तो उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली में थी, लाहौर में थी, अजमेर में थी कि अलीगढ़ में थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? क्वेश्चन नंबर 38 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब बनेगा। इसलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या है दिल्ली को अपनी पहली राजधानी बनाया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर है जो ईंटों से निर्मित हुआ है? यानी कि ईंटों से निर्मित होने वाला मंदिर कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, तिवागा का मंदिर, सांची का मंदिर के देवगढ़ का मंदिर? तो आप बताएंगे ईंटों से निर्मित होने वाला मंदिर कौन सा है? 39 का जो हमारा सही जवाब बनेगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कीजिएगा। तो आप बताएंगे भीतरगांव का जो मंदिर है ये क्या है? आपको ईंटों से निर्मित मंदिर मिलेगा और ये आपको कहाँ मिलेगा? आप बताएंगे कानपुर में भीतरगांव का भी मंदिर जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ऑप्शन नंबर के सही जवाब है। यह मंदिर का निर्माण किससे किया गया है? ईंटों से किया गया है। ऑप्शन नंबर के ऑप्शन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है कि तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? अमीर खुसरो, जाउद्दीन बर्नी, अब्बास ए शेरबानी क्या अबुल फजल? तो तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 40 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। और यह क्वेश्चन भी क्या है हमारी पिछली जो हमने पीवाईक्यू लगाए थे वहां पर यह क्वेश्चन आया था क्योंकि पीवाईक्यू क्या है आपस में रिपीट होते रहते हैं। तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा तभी आपको क्या है पीवाईक्यू फॉर्म में फिर से क्वेश्चन मिला है। जल्दी से मुझे बताएंगे कि तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, जाउद्दीन बर्नी, अब्बास खान शेरबानी या अबुल फजल? तो आप बताएंगे तारीख ए फिरोजशाही की रचना क्या है? जाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अमीर खुसरो को तोता हिंद भी कहा जाता है, इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है और इटली या आप बताएंगे एटा या कासगंज में क्या है इनका जन्म भी हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। पहेली, म्यूसिपियर और खुशन ख्वाहिद जो उनकी रचना है वो भी हमको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन चलेंगे कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1928 में, 1924 में, 1932 में या 1936 में? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? फटाफट से मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बनेगा 41 का। आप बताएंगे 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करने वाला गवर्नर कौन था? जेम्स फोर्ड था। ये भी आप याद रखेंगे। 1932 जब द्वितीय तृतीय गोल में सम्मिलित था तब क्या इसकी घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर किसी सही जवाब हो जाएगा। उस टाइम भारत का गवर्नर कौन था? तो आप बताएंगे जेम्स फोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1705 में, 1707 में, 1724 में या 1728 में? तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे अपना उत्तर देंगे कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 42 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। 1707 में क्या खेड़ा का युद्ध हुआ था? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूट पाद पाए जाते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा जंतु होता है जो अगर चलेगा तो उसके लिए क्या है उसके अंदर क्या है कूट पाद पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं छोटे छोटे से, उसको आप कूट पाद भी बोलते हैं। ट्रिपोनोसोमा बोलेंगे, अबीमा बोलेंगे,
प्लाज्मोडियम बोलेंगे कि पैरामीशियम बोलेंगे। तो ऐसा कौन सा जंतु होता है जिसमें क्या है चलने के लिए कूट पात पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब क्या बनेगा। ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से आया है। तो आप बताएंगे अमीमा एक जंतु होता है, अमीबा उसको बोल देते हैं। इसमें चलने के लिए क्या है कूट पात पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि सरसों किस कुल का पौधा है? यानी कि सरसों किस कुल का पौधा है? कुल्सी फेरी का है, सेलो ने लेनेसी कुल का है, मालवेसी कुल का है, क्या लेग्यूमिनी नेसी कुल का है? तो सरसों किस कुल का पौधा है? 44 का सही जवाब बनेगा उसी फेरी कुल का पौधा कौन बनेगा? सरसों। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि शोषण के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता? यानी कि शोषण के द्वारा हम किसका विघटन नहीं कर पाते? वही हमको बताना है। वसा का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, या प्रोटीन का? यानी कि जब हम शोषण करते हैं तो किसका हम क्या है विघटन नहीं कर पाते, यानी किसको हम डिफ्यूज नहीं कर पाते, वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। विटामिन का क्या हम डिफ्यूज नहीं कर पाते शोषण के दौरान। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का क्या सभी का डिफ्यूज होता है, इसको छोड़कर, विटामिन को छोड़कर। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है हमारे स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि को प्रयोग में लाया जाता है? मान लीजिए अगर आपने कुछ चीज खाई लेकिन अगर आपके पेट में अपच हो जाता है तो आप किस औषधि का उपयोग करेंगे? एंटासिड का यूज करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक, या एनाल्जेसिक? तो आप बताएंगे अपच का इलाज करने के लिए किस औषधि का उपयोग करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब बता रहे हैं आप, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। और उस एंटासिड का नाम होता है मैग्नीशियम। आप उसको बोल देते हैं MgOH का होल्टोइड, जो आप उसको नाम बोल देते हैं MgOH का होल्टोइड, जिसको अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या आप उसको बोल देते हैं, जिसको आप बोलते हैं इनो। तो इनो होती है ना, इनो को आप क्या है पीते हैं जब आपके पेट में एसिड बन जाता है, तो उसके लिए आप एंटा एसिड का यूज करते हैं। वो एंटा एसिड क्या होता है? MgOH का होल्टोइड। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। तो आप सभी ने सही उत्तर दिया, वेरी गुड। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? यानी कि ऐसा कौन सा घटक है जो वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है, बताता है? आप बताएंगे शैवाल बताते हैं, बैक्टीरिया बताते हैं, लाइकेन बताते हैं, क्या कवक बताते हैं? तो आप बताएंगे जो लाइकेन होता है अगर इसकी मात्रा कहीं पर घट जाती है तो समझा जाता है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्या है प्राकृतिक में पाया जाने वाला वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला एक होता है लाइकेन। और लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है। ये भी आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर किसी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से ठोस स्नेहक का उदाहरण क्या है? यानी कि सॉलिड लुब्रिकेंट का आपको उदाहरण बताना है। गंधक है, ग्रेफाइट है, इरिडियम है, या बी या सी दोनों है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, मैं चाहूंगी कि सभी एक बार कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे जो ठोस लुब्रिकेंट होता है जिसको हम स्नेहक बोलते हैं, उसका जो उदाहरण बनेगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लुब्रिकेंट के यूप में भी ग्रेफाइट को यूज करते हैं। और इसमें क्या है आप इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन का क्या है विद्युत का क्या है सुचालक होता है कि उसमें 6 क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये भी क्या है एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेफाइट में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बताना 6 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें क्या है विद्युत का क्या है परिवहन होता है ग्रेफाइट के अंतर्गत। और ये क्या है कार्बन का प्रूफ भी है, और इसको क्या है आप ब्लैक कार्बन भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। ये सभी फैक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सभी को क्या है सारे क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन मेल मिलाप का है, जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दी है फसल, दूसरी तरफ दी है आपको खरपतवार, यानी कौन सी फसल में कौन सी खरपतवार होती है वही आपको बताना है। धान में आपको फ्लेरिस माइनर खरपतवार होती है, धान में आपको बथुआ मिलेगा, मटर में आपको प्याजी घास मिलेगी, या पेट्रोल में कासिनी घास मिलेगी? जल्दी से मुझे 49 का सही जवाब करके बताएंगे कि 49 का सही उत्तर क्या होगा। तो आप बताएंगे 49 का सही जवाब हो जाएगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, क्योंकि धान में क्या है बथुआ नामक घास नहीं होती। बथुआ तो आपको क्या है, गेहूं की फसल में मिलता है, और या आपको जब आप सरसों या गेहूं की फसल करते तब आपको बथुआ मिलेगा। ऑप्शन नंबर के बी सही जवाब बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सी जड़ उदाहरण का नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो जड़ का उदाहरण है जिसको आप जड़ की कैटेगरी में नहीं रखेंगे? गाजर, मूली, आलू,
या ए या सी दोनों? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 50 का मुझे आप सही उत्तर करके बताएंगे। और जिस वो भी उत्तर करके बताएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि हलवा क्वेश्चन है। हलवा को गरम गरम नहीं नहीं खाना है। अगर गरम हलवा खाया तो मुंह जलेगा, मुंह जलेगा तो जितनी भी स्वाद की कणिकाएं होंगी वो हो जाएंगी बेकार, जिससे आपको स्वाद भी नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सी फसल है जो आपको जड़ के उधर में नहीं रखेंगे? तो आप बताएंगे आलू क्या है? जड़ नहीं है, आलू क्या है? स्टेम है, जिसको हम क्या है तना की कैटेगरी में रखते हैं। तना की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें एनोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं, इसलिए क्या है आलू को हम तना बोलते हैं, जड़ नहीं बोलते। तो ऑप्शन नंबर के 50 का सही जवाब बनेगा सी, आलू, जिसको हम पटाटो भी बोल देते हैं। तो ये थे आपके हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आपने टॉप 50 क्वेश्चन में से कितने सवाल सही किए, कितने गलत किए, ये तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको इच्छा है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन अगर आपको सेशन अच्छा लगा और 6 बजे हमसे जुड़कर अच्छा लगा, आपको लगता है कि यह सेशन हमारे लिए काफ़ी किफ़ायती है और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सकती है, और जीके जीएस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप सभी के सामने हम लेकर आते हैं शाम 6 बजे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बने रहना हमारे परिवार के साथ। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी हमारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत था। चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना तो आपके लिए सीरीज चल रही है पर डे आना, पर डे अपनी टेस्ट सीरीज कर लेना और अपने आप को आकलन में स्वयं से कर सकते हैं। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए सीरीज मिलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा, तब तक आपका साथ आपका परिवार देगा हमेशा, जैसे देता आया है। तो एक बार सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी करना और अपना साथ अपना प्यार बनाए रखना। आपका बहुत बहुत स्वागत था, आप तैयारी होगी जीत की। मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल के सेशन में सुबह 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपको गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम।